हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से आपका डिमांडेड सब्जेक्ट जिसका नाम है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि आपके 8th सेमेस्टर में है। और 8th सेमेस्टर का ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है और उस इलेक्टिव सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 1 हमने पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में, और उसके कुछ रिमेनिंग वीडियोस जो उससे रिलेटेड थे, जो मैंने पढ़ाए हुए थे, आपके प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया है। आपको पूरी वीडियो चाहिएगा तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में और वहां पे आप सीक्वेंस से 10 वीडियोस हैं, उसको देख करके अपना यूनिट 1 खत्म कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 2, और इस यूनिट 2 का जो बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में हम इस क्लास में बात करेंगे, इस पूरे यूनिट में बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे कि डीएनए क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम बात करेंगे आरएनए के बारे में, और फिर बात करेंगे कि आरएनए क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। फिर डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को, जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं, इसके बारे में। यानी ओवरऑल यूनिट नंबर 2 में हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड मटेरियल का, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, उसमें होते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो हम उस बारे में इस पूरे यूनिट में बात करने वाले। चलिए चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, जो नोट्स आप लोगों ने मुझे भेजा हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा है। मैंने फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि ये नोट्स जो भी है बेटा, ये मेरे बनाए नोट्स नहीं है, मुझे स्टूडेंट्स ने भेजा है, लेकिन जिसने बनाया बहुत ही अच्छा नोट्स है तो मैं उससे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है, कैसे होता है, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो डीएनए के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि डीएनए जो एक कोशिका होती है हमारी, उस कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और यही डीएनए से आरएनए और आरएनए से मिलकर प्रोटीन बनता है, जो हमारे बॉडी में हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें जो डीएनए वगैरह होते हैं, जिससे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, लक्षण ट्रांसफर होते हैं, वो उसी प्रोटीन के फॉर्म में वो सिम्टम्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो डीएनए क्या है, बेसिकली पॉइंट शुरू करते हैं। तो इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और 2 प्रकार के हमारे होते हैं न्यूक्लिक एसिड डीएनए सेल के अंदर, डीएनए और आरएनए। तो सबसे पहले डीएनए की बात करते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। तो शुरुआत कहां से करनी है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा राइट अ ब्रीफ नोट ऑन डीएनए। तो उसमें आप बताएंगे डीएनए की खोज किसने की, कैसे डिस्कवर हुआ, कितने प्रकार के होते हैं। या आपसे पूछेगा कि राइट द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, या आपसे पूछ लेगा कि भैया चरगाव्स थ्योरी ऑफ डीएनए। तो डीएनए के बारे में 4-5 टॉपिक है जो कि आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो डीएनए को सबसे पहले 1869 में साइंटिस्ट का नाम था जॉन फ्रेडरिक मिस्चर, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था। और ये स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक रिसर्चर थे फॉर स्वीडन, उन्होंने किया था। लेकिन देखिए 1869 में खोजे जाने के बाद, ठीक है, लगभग 75 साल बाद, मतलब 1869 में मालूम चल गया कि डीएनए कोई चीज होती है जो कि न्यूक्लियस में पाई जाती है। 75 साल बाद 1944 में साइंटिस्ट का नाम था एरे मैक्लियोड एंड मैकार्टी, ठीक है, एरे मैक्लियोड और मैकार्टी। इन लोगों ने अपनी स्टडी से ये बताया कि जो हमारे माँ बाप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं लक्षण, हम कहते हैं ना कि ये लड़का अपने पापा की तरह है, ये लड़का अपनी मम्मी की तरह है, ये अपने बाबा जी की तरह लगता है, ये जो सिम्टम्स ट्रांसफर होते हैं वो इस डीएनए के कारण ही होते हैं। इसको पता करने में लगभग 75 साल लग गए। 1944 में, यानी हमारी आजादी के मात्र 3 साल पहले, ये हमें मालूम चला एरे मैक्लियोड और मैकार्टी के बारे में। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को जानने से पहले हम बेसिक थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेटा होता क्या है। ठीक है, चलिए इसके बेसिक की तरफ चलते हैं। तो बेसिक में ये समझिए, जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, ठीक है, एक जो आपका सेल है बेटा, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। खास बात आपको जाननी है डीएनए के बारे में, ये जो डीएनए है वो डबल हेलिकल होता है, यानी इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। एक का डायरेक्शन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरे का होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये प्राइम क्या है, ये 3, 5 क्या है, कार्बन की चेन पाई जाती है। तो एक में कार्बन नंबर 3 से शुरुआत होती है, जिसमें कि नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं, और एक 5 से शुरुआत होती है। तो जो 5 से शुरू होगा और 3 पे खत्म होगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और जस्ट उल्टा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बेसिक मुद्दे की बात करें
तो जो डीएनए है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। किसी भी डीएनए को बनाने में 3 अहम मॉलिक्यूल का बहुत बड़ा रोल है। इसको समझिए बेटा, 3 अहम मॉलिक्यूल। पहला आपको चाहिए एक पेंटोज शुगर। अब व्हाट इज द पेंटोज शुगर? यानी ऐसा शुगर जिसमें 5 कार्बन है। 5 कार्बन वाले को पेंटोज शुगर कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है राइबोज या राइबोलोज शुगर कहते हैं, डीऑक्सीराइबोलोज, राइबोलोज शुगर या राइबोज शुगर कहते हैं। पहली मॉइटी तो ये हो गई, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। दूसरा जो डीएनए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, दिस इज द नाइट्रोजनस बेस, यानी हिंदी में कह सकते हैं तो नाइट्रोजनीय क्षार। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बेटा प्यूरीन और एक होते हैं पिरिमिडीन। इसको याद करते चलो, ठीक है, प्यूरीन और पिरिमिडीन। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के, प्यूरीन पिरिमिडीन। प्यूरीन में 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, एजी, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस, गुआनिन नाइट्रोजनस बेस। और पिरिमिडीन में 2 प्रकार के होते हैं, थाइमीन और साइटोसिन, एजीटीसी। एडेनिन गुआनिन प्यूरीन में होते हैं और थाइमीन और साइटोसिन पिरिमिडीन में होते हैं। आरएनए में भी सेम चीज पाए जाते हैं, बस 2 डिफरेंस है। राइबोज की जगह वहां पे ऑक्सीजन एक हाइड्रोक्सी ग्रुप कम होता है, बताऊंगा बाद में। और वहां पे जो यूरिस, यहाँ पे प्यूरीन में एडेनिन गुआनिन होता है और पिरिमिडीन में थाइमीन साइटोसिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। जब आरएनए पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया कि डीएनए 3 चीज से मिलकर बना होता है। एक पेंटोज शुगर जिसको राइबोलोज शुगर कहते हैं 5 कार्बन का, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा जो बचा है वो है हमारा, तीसरा वाला जो मॉइटी है उसका नाम है बेटा, तीसरे का नाम जान लेते हैं, ये है फास्फेट ग्रुप, या हम कह सकते हैं फास्फोरिक एसिड, यानी डीऑक्सीराइबोलोज फास्फेट। आपने नाम सुना होगा। डीएनए जो होता है वो 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। पेंटोज शुगर, याद करते चलो, पहला पेंटोज शुगर जिसमें कि राइबोलोज शुगर है 5 कार्बन का, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के, प्यूरीन और पिरिमिडीन, प्यूरीन 2 प्रकार के, एडेनिन गुआनिन, और पिरिमिडीन 2 प्रकार के, थाइमिन साइटोसिन। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस 4 प्रकार के, एडेनिन गुआनिन थाइमिन और साइटोसिन, और लास्ट में होता है फास्फोरिक एसिड ग्रुप। इन 3 चीजों से मिलकर बनता है। अगर मैं आपको इसकी पूरी कहानी समझाऊं, उसके नाम से बताऊं, तो नाम क्या है डीएनए का? डीऑक्सी राइबोज या राइबोलोज, ठीक है, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सी राइबोज जो है ये शुगर का नाम है, शुगर यानी अब इसमें डीऑक्सी का मतलब क्या है? देखिए, ये जो 5 कार्बन की हमारी ऑक्सीजन चेन होती है यहाँ पे, इसको अगर आप इस तरह समझने की कोशिश करें, ठीक है, ये 5 कार्बन की शुगर मॉलिक्यूल है। इसमें सब में यहाँ पे HOH, यहाँ पे OH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे OH, यहाँ पे HOH। तो इसमें एक जगह पर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप हटा देते हैं और वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप लगा देते हैं। तो क्योंकि एक जगह से हमने डिलीट कर दिया है ऑक्सीजन जो OH था, हमने OH को H कर दिया, यानी जो पहले OH था अब इसकी जगह पे सिर्फ H बचा, यानी हमने एक ऑक्सीजन डिलीट कर दिया। तो इसका नाम था राइबोज शुगर। और एक ऑक्सीजन डिलीट, तो डिलीट ऑक्सीजन मतलब डीऑक्सी मतलब डीऑक्सी, तो इसका नाम डीऑक्सी शुगर क्यों है? क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन डिलीट। और राइबोज शुगर, जब हम आरएनए पढ़ेंगे तो आरएनए में ये जो ऑक्सीजन गायब था ये फिर से आ जाता है, तो वहां पे डीऑक्सी शुगर नहीं होता, वहां पे डायरेक्ट क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। वहां पे डीऑक्सी नहीं लगाते हम, आरएनए में क्या बोलते हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो ये 3 चीजें। अब बाकी ये फास्फेट ग्रुप, ये हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल हो गया, इसी पे नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं, और उसी नाइट्रोजन 3 नंबर पे नाइट्रोजनस बेस और 5 नंबर वाले कार्बन पे फास्फोरिक H3PO4 ये ग्रुप लगा होता है। इस तरह से एक डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनता है, और ये चैन बहुत लंबी होती है। तो मैंने एक मॉलिक्यूल बताया, ऐसे कई मॉलिक्यूल मिलके इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं जो डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाने की, समझाने की प्रयास किया। अब चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो क्या होते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर?
तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है सिंपली इसमें एक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, और इसमें 4 तरह के बेसिस है। देखिए डीऑक्सी ग्लूटाइडेट, देखिए यहाँ पे लिखा है ना ग्लूनाइटेट साइटिनाइड, ये पूरा नाम लिखा है, आप इसको पढ़िएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ लिखेगा कि 4 तरह के बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और एक फास्फोरिक एसिड ग्रुप होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जो बीच में डीएनए जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लिंक होता है वो फास्फोरिक एसिड ग्रुप होता है, जो कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मैंने बताया ना, एक मॉलिक्यूल में क्या हुआ, राइबोज शुगर, एक तरफ से नाइट्रोजनस बेस, एक तरफ से फास्फोरिक एसिड। अब अगला डीएनए का मॉलिक्यूल उसी फास्फोरिक एसिड से जुड़ेगा, तो वो जो फास्फोरिक एसिड है वो आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और इस तरह से वो C1 से C3 वो अरेंज होते हैं। चरगाव का नियम क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। चरगाव का नियम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चरगाव के नियम को समझने से पहले आपको पहले डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, तो तब मैं इस चरगाव रूल पे बाद में आता हूं, क्योंकि वो समझिए तो आपको समझाएगा। डबल हेलिकल मॉडल क्या कहता है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि डीएनए का डबल हेलिकल जो मॉडल है वो क्या है। यानी डीएनए की जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल होता है, उसमें 2 हेलिक्स बने होते हैं, सर्पिलाकार आकृति के, दोनों जुड़े होते हैं। इस स्ट्रक्चर को समझाइए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है और आएगा कि डिस्क्राइब द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको नोट्स के साथ साथ अपने बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो चलिए उसको भी समझाता हूं मैं। अब चलिए बेटा, मैं दोनों एक साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं डबल हेलिकल मॉडल। पहले मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करता हूं, देखिए ध्यान से देख करके। मैं इसके 2 स्ट्रैंड ड्रा कर रहा हूं, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया। अब मैं डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बनाता हूं दूसरे कलर से। ये डीएनए का मैंने एक स्ट्रैंड बना दिया। अब इस स्ट्रैंड को समझाते हुए मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो डबल हेलिकल मॉडल की शुरुआत सबसे पहले जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था, इसलिए इसे वाटसन और क्रिक मॉडल भी कहते हैं, जो 1953 ईस्वी में 1953 में डिस्कवर किया गया था, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या चीजें बताई मैं आपको यहां पे समझाता हूं पॉइंट वाइज। पॉइंट नंबर 1, डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है वो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है। इसमें 2 चेन्स बने होते हैं पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड के, यानी जहां पे डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं और दोनों स्ट्रैंड आपस में ट्विस्टेड होते हैं। व्हाट इज द ट्विस्टेड? अगर दोनों स्ट्रैंड ऐसे होते बेटा, अगर ये दोनों स्ट्रैंड ऐसे होते तो ये हम कहते हैं स्ट्रेट है, लेकिन अगर दोनों स्ट्रैंड ऐसे ऐसे मुड़े हुए हैं तो इसको हम कहते हैं दिस इज द ट्विस्टेड। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, इसमें 2 क्या होते हैं बेसिकली पॉली हाइड्रोक्सी न्यूक्लियोटाइड चेन होता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड चेन, जो कि आपस में ट्विस्टेड होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अगर ये स्ट्रैंड इसको हम ए मान ले और इस स्ट्रैंड को बी मान ले, तो अगर इसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो ये ग्रीन वाले का डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। क्लियर हो गया? ये चीज आपको दूसरा पॉइंट याद करना है कि डबल हेलिकल मॉडल कहता है कि जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 20 एंगस्ट्रॉम की है। यानी यहां पे आप देखिए ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं, इन दोनों स्ट्रैंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 20 एंगस्ट्रॉम है। इसको याद रखना है कि ये जो दोनों हेलिकल के बीच की दूरी है वो 20 एंगस्ट्रॉम की है, ठीक है। तो अब इसको इस तरह समझिएगा कि जो सबसे ज्यादा दूरी और सबसे कम दूरी वाला जो एंगल है उसको समझिएगा, और इसके बीच में जो हर टर्न में, और देखिए ये एक, देखिए अब इसको समझिए पूरा स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं वन क्वाइलिंग। यानी एक जगह पे जहां डीएनए दोनों स्ट्रैंड जुड़े और फिर अगला फिर जुड़ा, इसे कहते हैं वन क्वाइलिंग। मान लीजिए स्ट्रक्चर इसका ऐसे ऐसे होता, मैंने छोटा स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर इसका होता, तो एक क्वाइलिंग ये, दूसरी क्वाइलिंग ये, तीसरी क्वाइलिंग है, एक क्वाइलिंग, 2 क्वाइलिंग, 3 क्वाइलिंग। समझ आ गया? जहां पे 2 स्ट्रैंड आपस में जुड़ते हैं उसे क्वाइलिंग कहते हैं।
तो इनका कहना है कि एक क्वाइलिन की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। एक एक पॉइंट बेटा डिक्टो याद करना, एग्जाम में ऐसे लिखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला पॉइंट क्या कहता है कि ये ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है। दूसरा पॉइंट कहता है दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तीसरा कहता है कि इनके दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम है। चौथा पॉइंट कहता है कि इनके जो बीच का एक क्वाइलिन का जो लेंथ होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। अब एक पॉइंट और यहां पे आपको समझना है कि हर एक ये जो दोनों स्ट्रैंड है ना बेटा, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। कहीं कहीं पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल होते हैं और कहीं कहीं पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड डबल होते हैं। कहीं पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल और कहीं पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड डबल और कहीं पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रिपल भी होते हैं। कहीं पे सिंगल, कहीं पे डबल, कहीं पे ट्रिपल, कहीं पे सिंगल। अब मैं यहां काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बना देता हूं 10। यानी कि एक क्वाइलिन के बीच में 10 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसे कहते हैं बेस पेयर। पांचवा पॉइंट आपको ध्यान देना है कि बेस पेयर क्या है। दोनों जो क्वाइलिन है वो आपस में जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इनके बीच जो नाइट्रोजनस बेस है, जैसे नाइट्रोजनस बेस ए, नाइट्रोजनस बेस आपका सी, सॉरी यहाँ पे हो गया जी, नाइट्रोजनस बेस हो गया आपका यहाँ पे ए, यहाँ पे हो गया सी, ठीक है, यहाँ पे हो गया ए, ठीक है ना। एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन, थाइमीन, ये है ना जो नाइट्रोजनस बेस था, इसी को हम लोग बोलते हैं। मैंने बताया था ना डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ये ए जी सी टी ए जी यही सब मिलकर बने होते हैं। तो जो इधर होगा तो वही उधर होगा। तो इधर भी नाइट्रोजनस बेस, मान लीजिए इधर नाइट्रोजनस बेस जी है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ठीक है ठीक है ठीक है, वो अपने साथ बना लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की बना रहा हूँ। ए जी है, सी टी है, ए जी है, सी टी है, टी है, सी, ठीक है। तो क्या होते हैं, तो एक क्वाइलिन के बीच में, मतलब बेस पेयर क्या है, दोनों तरफ से जो नाइट्रोजनस बेस, इसका इस स्ट्रेन का नाइट्रोजनस बेस, इस स्ट्रेन का नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ते हैं, उसे बेस पेयर कहते हैं। तो पांचवा पॉइंट कहता है कि एक क्वाइलिन के बीच में 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। याद रखिए इस चीज को, एक क्वाइलिन के बीच में 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। और जब आप बताइए एक पूरे क्वाइलिन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 बेस पेयर पाए जाएंगे एक क्वाइलिन में, तो एक के बीच की दूरी कितना होगी? 34/10, यानी हर बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसका अगला पॉइंट है। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि जब भी बेस पेयर आपस में जुड़ते हैं, तो कभी भी कोई बेस पेयर ए हमेशा जुड़ेगा जी, ठीक है, ए हमेशा जुड़ेगा जी के साथ, एडेनिन जुड़ेगा गुआनिन के साथ, और थाइमीन हमेशा जुड़ेगा साइटोसिन के साथ। कभी भी ए सी के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा और कभी भी जी टी के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा। हमेशा ए जी, या तो जी ए, या तो टी सी, या तो सी टी। और जब एडेनिन गुआनिन आपस में जुड़ते हैं, तो एडेनिन और गुआनिन के बीच जो होता है, यहाँ पे बेसिकली जी सी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ए जुड़ता है टी से और सी जुड़ता है जी से। और जब भी एडेनिन जुड़ता है, यह भी याद रखना है, एडेनिन जब भी थाइमिन के साथ जुड़ता है, यहाँ पे ये गलत हो गया, मैं आपको समझाने बता रहा हूं, तो हमेशा डबल बॉन्ड जुड़ता है, और सी जुड़ता है जी से, तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड जुड़ता है। ये आपको याद रखना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी नाइट्रोजनस बेस में जब बेस पेयर बनते हैं, तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर बनाएगा, एडेनिन कभी भी साइटोसिन और गुआनिन के साथ पेयर नहीं बनाएगा, और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ पेयर बनाएगा, कभी भी वो एडेनिन और थाइमिन के साथ पेयर नहीं बनाएगा। और उसी पॉइंट पे एक बात कही गई है कि जब हमेशा ए जो जुड़ता है टी से, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, और सी जुड़ता है जी से, तो वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ठीक है।
और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इतना पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिर 10वां पॉइंट ये है कि आपस में ये जो पूरा डीएनए स्ट्रक्चर एक दूसरे का बैकबोन बनाता है। बस इतना जो पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये सारे पॉइंट यहाँ पे थ्योरी में लिखे हैं और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट समझा दिए। मेरे ख्याल से डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल इससे अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता और इतना अच्छा आपको समझ में आया होगा वो कोई गारंटी 100%। बस एक बार वीडियो देखेगा आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहीं पे आता हूं चरगाफ के नियम। चरगाफ का मैंने कहा था नियम छोड़ दिया था, क्या होता है? चरगाफ ने यह बताया कि किसी भी डीएनए में जितनी संख्या एडेनिन की ए की होगी उतनी ही संख्या टी की होगी और जितनी संख्या सी की होगी उतनी ही संख्या जी की होगी। ठीक है, अब आप कहेंगे ये कौन सी कहानी बता रहे हो भाई साहब, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि किसी भी डीएनए में जितनी संख्या ए की होगी उतनी संख्या टी, ए इक्वल टू टी और सी इक्वल टू जी। ऐसा क्यों? क्योंकि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन गुआनिन के। यानी किसी नाइट्रोजनस बेस में अगर मान लीजिए 20% एडेनिन है तो 20% ही थायमिन होगा और किसी नाइट्रोजनस बेस में अगर 40% साइटोसिन है तो गुआनिन भी 40% होगा। ये फिक्स है, यही चरगाफ का नियम है। पूरी कहानी में यही बताया गया है। अब मैं आपको एक मैथमेटिकल क्वेश्चन देता हूं, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछता नहीं। आपसे पूछा जा रहा है कि इन अ डीएनए स्ट्रक्चर व्हेन वी स्टार्ट एनालिसिस वी फाइंड द कंपोजिशन ऑफ गुआनिन इक्वल टू 20%, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ थायमिन, साइटोसिन एंड एडेनिन। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्या कह रहा है कि एक डीएनए में जब एनालिसिस किया गया तो उसमें गुआनिन 20% निकला, तो आप बाकी के थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल की संख्या बताइए कितनी होगी। ठीक है, कितनी होगी अब आपको जवाब देना है। अब इतना आसान क्वेश्चन है, आपको पता है कि एडेनिन हमेशा बराबर होता है थायमिन के और गुआनिन हमेशा बराबर होता है साइटोसिन के। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर गुआनिन 20% है तो G इक्वल टू 20, तो C भी कितना होगा? 20। तो जवाब क्या मिल गया? देखिए इस तरह समझिए, इसका सवाल का जवाब कितना आसान है कि भाई जब G 20 है तो C भी कितना होगा? 20%, क्योंकि एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब जब दोनों मिला के 40 हो गए तो कितना बचा? 60 बचा। 100% में जब 40% गुआनिन और साइटोसिन हो गए तो कितना बचा? 60। और 60 में जो बचा है एडेनिन और थायमिन वही बराबर होते हैं, तो मतलब 60 में 30 ये होगा और 30 ये होगा। मिल गया जवाब। तो एक हमने बता दिया था, तो जवाब क्या है? गुआनिन 20%, साइटोसिन 20%, एडेनिन 30% और थायमिन 30%। कितना आसान है, यही चरगाफ का नियम है। मेरे ख्याल से इससे बेसिक और बेहतरीन कोई आपको चरगाफ का नियम नहीं समझाएगा। मैं फिर एक क्वेश्चन देता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं कि भैया हमने डीएनए का स्टडी किया, इसको हटा देता हूं। ठीक है, हमने एक भैया डीएनए की स्टडी की और उस डीएनए में पाया गया कि जो आपका थायमीन है, थायमीन का जो कंपोजिशन है वो 15% है, तो बाकी का कंपोजिशन क्या होगा? बाकी का मतलब एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। थायमीन का तो मालूम चल गया, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जब थायमीन किसके बराबर होता है? T इक्वल टू A। तो जब थायमीन 15% है तो एडेनिन भी कितना होगा? 15%। 15 कितना हो गया? 30। कितना परसेंट बचा? 70। अब क्या बच गया है 70 में? साइटोसिन और गुआनिन। ठीक है, अब साइटोसिन गुआनिन बराबर होते हैं तो मतलब 35% हमारा हो जाएगा साइटोसिन और 35% हमारा क्या हो जाएगा? गुआनिन। है ना आसान तरीका? बस ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही समझना है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अपने नोट्स पे पढ़ते हैं और अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये हमने चरगाफ ला देख लिया और डबल हेलिकल मॉडल देने का देख लिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो डीएनए को याद करने का तरीका समझ लीजिए बेटा। डीएनए को याद करने का बेसिक सा तरीका समझ लीजिए। मैं आपसे यहां बात करने वाला हूं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको बहुत आराम से याद कर लीजिएगा। देखिए, स्ट्रक्चर के आधार पर या हम कह सकते हैं फंक्शन के आधार पर डीएनए 6 प्रकार के होते हैं। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए और उसके बाद जेड डीएनए।
याद रखिएगा 6 प्रकार में ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए, उसके बाद जेड डीएनए। यहां पे ध्यान दीजिएगा ये जेड डीएनए। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका नाम जेड क्यों रखा गया, इसका नाम एफ क्यों नहीं रखा गया, ये जीपैट क्वेश्चन है। क्योंकि जब डिस्कवर किया गया था उसके नेचर के आधार पर, उसके बढ़ते हुए सीक्वेंस के आधार पर, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, और सबसे लास्ट में खोजा गया जेड को, तो जेड को देखा गया तो उसका स्ट्रक्चर ए से भी पहले आना चाहिए था, और क्योंकि ए से पहले कोई अल्फाबेट होता नहीं तो इसका नाम रख दिया गया जेड डीएनए। तो कुल मिलाकर आपको यह याद करना है कि डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए 6 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई जेड। उसमें से कुछ के अलग अलग फॉर्म देखिए, ए का फॉर्म कैसा है, बी का कैसा है, डी का कैसा है, ये आप यहाँ पे देखिएगा। तो उसके अलावा ये तो हो गए हमारे इसके आधार पर फंक्शन के आधार। अब स्ट्रक्चर के आधार पर भी कुछ और प्रकार के डीएनए होते हैं, जैसे कि बेंट डीएनए होता है, ट्रिपल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और क्वार्टनरी स्टैंडर्ड डीएनए होता है, 4 स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसको भी जान लीजिए, नाम जान लीजिए कि डीएनए क्या होता है, इसको समझिए, बस नाम डेफिनेशन जान लीजिए। बेंट डीएनए का मतलब क्या है इसको समझिए। देखिए होता क्या है कि पूरे जो डीएनए का बेटा स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये तो मान लीजिए स्ट्रक्चर ट्रिपल स्टैंडर्ड का है, मैं आपको यहां बता रहा हूं, ठीक है। जो ये पूरा का पूरा बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये ऐसे 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 ऐसे, इस डीएनए के स्ट्रक्चर में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन 4 पहिए लगे। यानी आपकी एक गाड़ी है, आपके पास एक कार है, और बेटा उस कार में 4 पहिए लगे, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, गाड़ी आपकी चल रही है। अगर किसी एक पहिए को निकाल लिया जाए तो गाड़ी आपकी टेढ़ी होकर चलेगी, पहले तो चलेगी नहीं, मान लो एक पहिया पंचर कर दे तो गाड़ी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। उसी तरह से जब किसी डीएनए के स्ट्रक्चर से एडेनिन बेस को निकाल लिया जाता है, ऐसा कोई डीएनए जिसमें से एडेनिन बेस को निकाल लिया जाए तो वो डीएनए थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो ऐसे डीएनए स्ट्रक्चर को हम बेंट डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग फोटोकेमिकल डैमेज या मिस प्रिपेयरिंग ऑफ बेस डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, व्हाट इज द बेंट डीएनए, डेफिनेशन मालूम चल गया। दूसरा है ट्रिपल स्टैंडर्ड डीएनए। आपने देखा कि अभी तक डीएनए के 2 स्ट्रैंड थे, अगर इसी के पैरेलल एक स्ट्रैंड और बन जाए और उसमें भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाए, जैसे अभी ए के साथ टी जुड़ता था, तो ए के साथ टी और टी के साथ फिर ए जुड़ जाए, टी ए टी, सी के साथ जी और जी के साथ फिर सी जुड़ जाए, सी जी सी। तो जब 3 हाइड्रोजन पेयर आपस में जुड़ते हैं उसे कहते हैं ट्रिपल स्टैंडर्ड डीएनए। और उसी तरह से जब 4 आपस में जुड़ जाए तो उसे कहते हैं 4 स्टैंडर्ड डीएनए, यानी 4 हाइड्रोजन पेयर जुड़ जाए। तो कुल मिलाकर डबल स्टैंडर्ड सबसे फेमस होता है। कभी कभी ट्रिपल और 4 स्टैंडर्ड डीएनए देखे जाते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया कि जब उसमें हम 2 अलग हाइड्रोजन बेस जोड़ दें तो हो गया, डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, क्लियर हो गया। तो अब जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होता है, अब हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, कैसे होता है। अब थोड़ा सा एक बार डीएनए को समझ लीजिए फिर से बेसिक, कि कैसे वो हमारे वंशानुगति में, हेरिडिटी में, हमारे जीवन में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। आपको पता है कि हमारे मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र। हर गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है, यानी सब गुणसूत्र डीएनए से बना होता है। और डीएनए का एक परफेक्ट बेस पेयर, मैंने बताया ना बेस पेयर क्या होता है, उस बेस पेयर को हम जीन कहते हैं। और इसी जीन में जो हमारे ए टी सी जी यू लगे होते हैं, इसी से एक कोडान डेवलप होता है। कोडान हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे। वो कोडान एक विशेष प्रकार के लक्षण को प्रदर्शित करता है जो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा कहानी है, बाकी ये सब बेकार की चीजें हैं। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि द फंक्शन ऑफ डीएनए। हमारे शरीर में डीएनए किस काम का है, तो सबसे जरूरी काम क्या है, इट कैरीज द हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे अनुवांशिक लक्षणों को ले जाते हैं, ठीक है। तो इसके जो बेसिक इसके जो फंक्शन है मैं आपको बताता हूं। देखिए इस पूरे टॉपिक से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बता दीजिए, वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है लॉन्ग में। और दूसरा फंक्शन ऑफ डीएनए, कि डीएनए का फंक्शन क्या होता है। तो डीएनए का बेसिक कई फंक्शन है, हेडिंग वाइज देखिए। पहला जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करेगा। दूसरा है रेप्लिकेशन। हमारे शरीर में सबसे जरूरी क्या है, प्रोटीन का बनना। प्रोटीन किससे बनेगा, आरएनए से। और आरएनए किससे बनेगा, डीएनए से। और डीएनए कैसे उनकी संख्या बढ़ेगी बॉडी में, बाय रेप्लिकेशन, डीएनए द्विगुणन। क्योंकि डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन की प्रोसेस होता है, इसलिए डीएनए की संख्या बढ़ती है।
तीसरा है क्रोमोसोम। मैंने क्या बताया कि जब डीएनए आपस में मिलते हैं तो जो बेस पेयर मिलता है तो क्रोमोसोम बनता है। वो क्रोमोसोम हमारी बॉडी में हमारे कैरेक्टर्स को कैरी करता है। तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन भी डीएनए से होता है। वही बात करें रिकॉम्बिनेशन क्या है, जब भी हमारी बॉडी में सेल का डिवीजन होता है या क्रॉसिंग ओवर होता है या दो अलग अलग प्रकार की स्पीसीज को हम मिला के नई स्पीसीज बनाते हैं तो उस क्रॉसिंग ओवर में सारा काम डीएनए का होता है। आपने देखा होगा चावल की अलग अलग फसलें बनाना, हाइब्रिड फसलें बनाना, जानवरों की अलग अलग तैयारी स्पीसीज तैयार करना, वो रिकॉम्बिनेशन के द्वारा होता है और रिकॉम्बिनेशन डीएनए से ही होता है। वही अगला है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी डीएनए में हम कोई नाइट्रोजन या कोई भी कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा कुछ इलेक्ट्रिसिटी या कुछ लाइट या कुछ भी चीजें ऐड करके हम उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट से उसके स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, उसे म्यूटेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन आप जानते हैं, डीएनए से आरएनए और आरएनए बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारे शरीर में जो कोशिकाओं में जो एंजाइम्स वगैरह बन रहा है, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो प्रोटीन के बनने से होता है। और प्रोटीन कौन बनाएगा, वो डीएनए बनाएगा। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। और डिफरेंशिएशन, किसी भी व्यक्ति को पहचानना, जैसे कहते हैं ना कि कोई एक लावारिस बच्चा मिला और उसके 3-4 बाप आ गए, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, तो डीएनए टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि वास्तव में इसका पापा कौन है। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्राइम वाली जगह पर हम जो फिंगर प्रिंटिंग करते हैं, जो सबूत ढूंढते हैं, बालों के निशान, खून के निशान, उससे भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये पूरा लेक्चर जो हो गया वो डीएनए पे हो गया। 2 क्वेश्चन एग्जाम पे आते हैं इस पूरे लेक्चर से, याद कर लीजिएगा। भाई छोटे मोटे क्वेश्चन भी आएंगे, डीएनए की खोज किसने की, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, चरगाफ नियम क्या होता है, ये छोटे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरएनए के बारे में, तो इसका जब लेक्चर नंबर 2 लेकर आऊंगा तो मैं डीएनए के बाद आरएनए पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑल।